हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट को लगभग स्टूडेंट को गुरुत्वाकर्षण के बारे में ज़रूर पता होगा। मतलब आप लोग कभी ना कभी गुरुत्वाकर्षण इस शब्द को, इस टर्म को ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा। शायद आपके पिछले कक्षाओं में या फिर कभी ना कभी तो ज़रूर आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में सुना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए इसको कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है पृथ्वी का सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, या फिर ऐसा कहें कि गुरुत्वाकर्षण जो आकर्षण बल है पृथ्वी का, सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना। तो ये सब जरूर आप लोग थोड़ा ना थोड़ा तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में जरूर कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में डिटेल में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इसको कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपने कभी ना कभी ज़रूर सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा होगा, या फिर सेब छोड़िए, या फिर कोई भी फल को आपने ज़रूर पेड़ से गिरते हुए देखा होगा। तो उस समय जो देखिए, जो सेब है वो पेड़ से गिरता है, तो वो पेड़ से नीचे की ओर ही क्यों गिरता है, मतलब वो पृथ्वी के धरातल की ओर ही क्यों गिरता है? उस एप्पल के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वह चाहे तो जहाँ से वो टूटा वहीं पे वो लटक सकता है। जैसे मान लीजिए एप्पल यहाँ से टूटा तो वहीं पे वो लटक के रह जा सकता है जहाँ से टूटा है वो, या फिर वो दूर आसमान की ओर ऊपर उड़ के जा सकता है। भले ही आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। जैसे कोई भी फल टूटता है तो वो पेड़ से नीचे की ओर ही क्यों गिरता है? वो नीचे की ओर गिरने कुछ तो कारण होगा, ऐसे ही तो नहीं हो जा रहा है वो चाहे तो वो एप्पल वहीं टूट के रह सकता है, वहीं लटक के रह सकता है, या फिर वो दूर आसमान की ओर ऊपर उड़ जा सकता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ये क्यों होता है, आज हम लोग इसको जानते हैं। क्योंकि पृथ्वी एक प्रकार का बल उस पर लगा रही है और उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम लोग खेलते हैं तो कोई सा भी गेम, फुटबॉल, वॉलीबॉल, या फिर कोई सा, जब हम लोग गेंद को उछालते हैं ऊपर आसमान की ओर, तो वो गेंद ऊपर की ओर जाता है, लेकिन स्वतः ही कुछ देर बाद वो अपने नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? वो गेंद जिसको हम लोग फेंकते हैं वो हमेशा ऊपर की ओर ही क्यों नहीं चला जाता है, वो नीचे क्यों आ जाता है ना। और उदाहरण में, जैसे मान लीजिए आप एक पत्थर लेते हैं और उसको ऊपर आसमान की ओर उछालते हैं, तो वो बहुत ऊपर तक जाता है। जाते जाते जब वो बहुत दूर तक जाता है, फिर अचानक से उसकी स्पीड कम हो जाता है और वो फिर से वापस धरती को आने लगता है और फिर से वो ज़मीन पे आके गिर जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? आपने जो पत्थर फेंका उसको तो ऊपर सीधे आसमान की ओर चले जाने से, लेकिन वो फिर से नीचे की ओर क्यों आ जाता है? तो जरूर पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी। ये सब तो हुआ, चलिए, हमारे उदाहरण है ना। लेकिन जो मतलब प्रकृति में हो रहा है, जैसे कि बरसात होती है, तो बरसात होती है तो जो पानी के छोटे छोटे बूंदे हैं, पानी की बूंदे पृथ्वी की ओर ही क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी को उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी, ऐसा हम लोग जानते हैं ना अभी। तो ये सब क्यों होता है? जितना भी आपने उदाहरण देखा है, ये सब क्यों होता है? इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न तो जरूर होगा, ये सब अपने ही तो नहीं हो जाता है। फिर देखिए, जो अपने सोलर सिस्टम हमारा है, सोलर सिस्टम जितना भी सौर परिवहन, जितने भी ग्रह हैं, सब सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, और जो चंद्रमा है वो भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो वो क्यों, मतलब पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और सूरज के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं जितने भी ग्रह हैं? तो इन सब का उत्तर हमें गुरुत्वाकर्षण देता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। यही इन चीज़ों का उत्तर देता है। जितने भी घटनाएं आपने देखा, इन घटनाओं का होने का कारण है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो इसी को इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले डिटेल में थोड़ा। तो इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए और चर्चा करिए अपने फ्रेंड्स से। तो देखिए, आगे देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले बात करना किसने स्टार्ट किया था? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले इसके बारे में बात करना स्टार्ट किया था। वैसे तो बहुत सारे भौतिकी शास्त्री गुरुत्वाकर्षण के बारे में उस समय सोच रहे थे, लेकिन इसका मुख्य रूप से श्रेय सर आइजैक न्यूटन को जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारा शोध किया, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के बारे में दुनिया को बताया। मतलब इसके जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके बारे में दुनिया के सामने रखा, अपने अपना विचारों को। तो इसका शुरुआत सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने किया। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किस प्रकार हुई, इसके पीछे ना एक कहानी है। उस कहानी को चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक छोटा सा कहानी है, क्लासिकल, सबको ऐसे इस कहानी को बताते हैं कि कैसे मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन सर को आइडिया आया, उन्होंने किस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के बारे में शोध करना स्टार्ट किया, क्यों। तो इसी चीज़ को चलिए देखते हैं। तो वैसे वैसे मैं आपको बता दूं कि जो सर आइजैक न्यूटन है, वो एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, और बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, और
भौतिकी शास्त्री भी रहे हैं ना, और खगोलीय शास्त्री भी रहे हैं, तो अपने टाइम में वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा किया। तो बोला जाता है ना कि एक बार क्या हुआ, न्यूटन जो है, न्यूटन साहब है, वो एक बार पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। ठीक है, इसको सुनिए, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो वे एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, तो क्या होता है, एक सेब उनके सर पर गिरता है। तो अगर न्यूटन सर की जगह कोई और रहता, हम आप जैसे आदमी रहते, आम आदमी रहते, तो हम लोग क्या करते, उस एप्पल को खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं ना। वो मतलब हम लोग अपना दिमाग उसमें नहीं लगाते, उतना माथा फोड़ी नहीं करते कि क्यों गिरा, कैसे गिरा। लेकिन क्योंकि ये न्यूटन है, उन्होंने सोचा ये एप्पल टूटने के बाद धरती की ओर ही क्यों गिरा। एप्पल के पास तो बहुत सारा मतलब ऑप्शन था, वो चाहे तो जहाँ से वो टूटा वहीं पे वो लटक सकता था, या फिर दूर आसमान की ओर ऊपर उड़ के चला जाता। लेकिन ये एप्पल नीचे की ओर ही क्यों गिरा, देखिए, क्योंकि ये न्यूटन है, इसीलिए वो ऐसा सोच रहे हैं। हम और आप रहते तो नहीं सोचते। ठीक है ना, ऐसा। तो उन्होंने मतलब न्यूटन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु हो गए इस चीज़ को जानने के लिए कि ये एप्पल नीचे की ओर क्यों गिरा। सोचने में तो थोड़ा अटपटा सा सवाल लगता है, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा कि जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, ये जो है एप्पल ये धरती की ओर गिरा इसके पीछे। तो उन्होंने बहुत इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शोध किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और अंततः उन्होंने पता लगाया कि हाँ, ये एप्पल पृथ्वी की ओर इसलिए गिर रहा है क्योंकि पृथ्वी इस पर एक बल लगा रही है, एक आकर्षण बल लगा रही है, जिसके कारण ये नीचे की ओर गिर रहा है। तो ऐसा उन्होंने निष्कर्ष दिया अपने आप को, और अपने मतलब एक्सपेरिमेंट से, अपने शोधों से ये बताया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस चीज़ का आंसर दिया, तो उसके मन में और एक क्वेश्चन आ गया। उसके मन में और एक क्वेश्चन आया कि जो ये एप्पल धरती की ओर गिरा, तो इसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो क्या पृथ्वी इस एप्पल को ही सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करता है, या फिर पृथ्वी बाकी चीज़ों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, जब हम उसको ऐसे ही मुक्त पतन में छोड़ देंगे तो, मतलब उसको ऐसे ही ऊपर की ओर उछाल देते हैं, तो क्या पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, या फिर सिर्फ इस एप्पल को ही अपनी ओर आकर्षित करती है। उन्होंने ऐसा सोचा, तो इस पर भी उन्होंने बहुत सारे शोध किया, और अपने इस प्रश्न का उत्तर खोजने में वो लग गए। और खोज करते करते उन्होंने मतलब अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि हाँ, पृथ्वी सभी चीज़ों को और अपनी ओर आकर्षित करता है, ऐसा उन्होंने सोचा। तो ये सब मतलब उन्होंने अपने शोध के थ्रू ये सब दिया है ना, दुनिया को, अपने दुनिया के सामने ये सब अपने विचारों को रखा। लेकिन ये सब सोचते सोचते उसके मन में, न्यूटन साहब के मन में और एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखिए, न्यूटन साहब जो अपने मन से अपने से बहुत सारा क्वेश्चन करते रहते थे, इसीलिए वो सीखते भी रहते थे ना। तो उसके मन में क्या क्वेश्चन आया ना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, उसके बारे में न्यूटन सर सोचना स्टार्ट करते हैं। वे सोचते हैं कि पृथ्वी अगर हर चीज़ के ऊपर बल लगाती है, तो ये चंद्रमा के ऊपर भी जरूर बल लगाती होगी। तो चंद्रमा पृथ्वी के ऊपर, अगर चंद्रमा के ऊपर भी पृथ्वी बल लगा रही, तो चंद्रमा को आके पृथ्वी से भिड़ जाना चाहिए, टकरा जाना चाहिए, है ना। वो ऐसा सोच रहे हैं अपने मन में, क्योंकि देखिए, हम लोग प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा को देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो अगर पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींच रही है, तो पृथ्वी क्या करना चाहिए। हमने ऐसा तो कभी नहीं पाया कि पृथ्वी से आके एकदम टकरा के भिड़ जा रहा है एकदम चंद्रमा, हमने ऐसा कभी पाया है, नहीं पाया है। तो उन्होंने सोचा कि क्या पृथ्वी सभी चीज़ों पर बल लगाती है, तो अगर सभी चीज़ों पर बल लगाती है, आकर्षण बल लगाती है, तो चंद्रमा पर क्यों नहीं लगा रही है। और अगर चंद्रमा पर बल लगा रही है, तो चंद्रमा को अपनी ओर खींच के अपने से मतलब सटा क्यों नहीं ले रही, टकरा क्यों नहीं ले रही। ऐसा मन में उसके विचार आए न्यूटन सर के। तो जिस प्रकार पृथ्वी एप्पल को अपनी ओर खींच लेती है, तो उस प्रकार पृथ्वी को चंद्रमा को भी अपनी ओर खींच लेना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब पृथ्वी एप्पल को अपनी ओर खींचती है, तो वो उसकी ओर गतिशील होकर के आके उससे सट जाती है, उससे टकरा जाती है। लेकिन चंद्रमा के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो क्या पृथ्वी चंद्रमा पर बल लगा रही है या फिर नहीं लगा रही है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन न्यूटन सर के दिमाग में घूम रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने इस चीज़ का आंसर खोजना चाहा, और उन्होंने बहुत सारे शोध किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू अंत में उन्होंने फाइनली कुछ नियम दिए, जिसको हम लोग आज गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के नाम से जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए ये देख लेते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की ओर गतिशील मतलब गति कर रही है, तो वो क्यों कर रही है। क्या पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींच रही है। चलिए उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर घूम रही है। वृत्तीय मतलब ये पूरा तरह से तो वृत्त नहीं है, लेकिन लगभग ये अंडाकार है। ठीक है ना, जैसे अंडा कैसे होता है, वो पूरी तरह से वृत्त नहीं होता, तो उस पथ भी ये चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब इस चीज़ को न्यूटन सर ने कैसे एक्सप्लेन किया। देखिए, उन्होंने कहा अगर मान लीजिए पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर नहीं खींच रही है, उस पर बल नहीं लगा रही, तो उसको चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल नहीं घूमना चाहिए, चारों ओर नहीं घूमना चाहिए, है ना।
उसको क्या करना चाहिए, इस चंद्रमा जैसे मान लीजिए अगर इस पर अगर मतलब पृथ्वी अगर बल नहीं लगा रही चंद्रमा पर, तो उसको इस प्रकार उसके चारों ओर गोल गोल नहीं घूमना चाहिए, बल्कि उसको इस प्रकार इधर से इधर मतलब स्ट्रेट लाइन में, मतलब सीधा सरल रेखा में चल जाना। जैसे ये इधर घूम रहा है ना, तो इसको इधर घूमते घूमते अगर मान लीजिए पृथ्वी उस पर बल नहीं लगा रहा है, तो इसको इधर उस ओर चल जाना चाहिए। मतलब पृथ्वी का जो चारों ओर वो घूम रही है उसका अक्ष उसको बाहर निकल के कहीं और दूर चल जाना चाहिए, है ना, कहीं और दूर चल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब जरूर पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींच रही है, उस पर लगातार आकर्षण बल लगा रही है, ऐसा उन्होंने सोचा। तो इस चीज़ को उन्होंने समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। चलिए उदाहरण को देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप एक धागा लीजिए, धागे पर एक पत्थर को बांध लीजिए और उसको अपने जैसे स्लाइड पे आपको दिख रहा है उसको इस तरह से आप घुमाने की कोशिश करें, है ना। उसको इस प्रकार आप चारों ओर ऐसे घुमाने की कोशिश करें तो आप उसको आसानी से इस प्रकार घुमा सकते हैं ना अपने चारों ओर हाथ के। तो आप इसको चारों ओर घुमा पा रहे, तो ये जो पत्थर है वो आपके हाथों के चारों ओर परिक्रमा क्यों कर रहा है, आपके हाथों के चारों ओर गोल गोल क्यों घूम रहा है, जरूर इसके पीछे कुछ कारण है। वो मतलब उस जो आप पत्थर को इस प्रकार घुमा रहे हैं तो उसको बाहर की ओर क्यों नहीं चला जा रहा है, वो आपके हाथों को चारों ओर क्यों घूम रहा है। तो ज़रूर आप उस पत्थर के ऊपर कुछ ना कुछ बल लगा रहे हैं, और इसी बल को हम लोग अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अभिकेंद्र बल क्या होता है, ये एक प्रकार का बल है जो किसी चीज़ को वृत्तीय पथ पर घूमने में मदद करता है। अभिकेंद्र का मतलब ही होता है केंद्र की तरफ, केंद्र को खोजने वाला। ठीक है, तो आप लगातार इस पर बल लगा रहे, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आपने ये चीज़ कभी नहीं किया तो आप कर सकते हैं। एक पत्थर पर एक धागा बांधिए इस तरह से और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइए, ठीक है ना, इस तरह से जैसे मैंने स्लाइड पे दिखाया है इस प्रकार। तो आप इस प्रकार जब घुमाइएगा तो आसानी से इस चीज़ को आप घुमा सकते हैं, और आप पाइएगा कि ये इसके चारों ओर वृत्तीय पथ पे इस प्रकार गोल गोल घूम रहा है। तो ये क्यों घूम रहा है आपके हाथ के चारों ओर, क्योंकि इस पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, आप इस पर एक प्रकार का बल लगा रहे हैं। जैसे आप वो बल लगाना बंद कर देते हैं, आप इसको घुमाते घुमाते छोड़ दीजिएगा तो ये फेंका जाएगा कहीं और। ठीक है, तो इसका मतलब आप इस पर लगातार केंद्र की ओर, जैसे इस चीज़ को हमने बांधा है आपके अंगुली से, है ना, आपका अंगुली उसका केंद्र है, तो ये केंद्र की ओर लगातार हर पॉइंट पर, जैसे ये घूम रहा है ना, मान लीजिए एक ऐसे एक वृत्तीय पथ पर इस प्रकार घूम रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार एक वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तो वृत्त के हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर आप उस पर केंद्र की ओर एक बल लगा रहे हैं, मतलब उसको केंद्र की ओर लगातार आप उसको खींच रहे हैं। और कहीं पर भी अगर आप इस बल को बंद कर दीजिए तो उस परिपथ से बाहर निकल जाएगा और वो कहीं और चला जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, इस पत्थर पर अभिकेंद्रीय बल लगातार लगा रहे हैं, मतलब आप उसको केंद्र की ओर लगातार खींच रहे हैं इस प्रकार, है ना। और यहाँ केंद्र क्या है, ये जिस जगह से वो धागा बंधा हुआ है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, अभिकेंद्र बल बोला जाता है, अभिकेंद्र बल। तो इसी चीज से आप जैसे ही मान लीजिए आप इसको छोड़ दीजिएगा, है ना, तो ये क्या होगा, ऐसे दूर की ओर फेंका जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये दूर की ओर चला जाएगा। तो आप इसको एक बार ट्राई करके देख लीजिए, आप इसको गोल गोल घुमाते घुमाते अचानक बल लगाना छोड़ दीजिए अभिकेंद्रीय बल, तो ये आपके मतलब हाथ के चारों ओर घूमना छोड़ के कहीं और चला जाएगा। तो उसी प्रकार पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर बल लगा रहा है। ठीक है, पृथ्वी भी चंद्रमा पर बल लगा रहा है एक प्रकार का, जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो इसी चीज़ को न्यूटन सर ने ऐसा समझाने की कोशिश किया। मान लीजिए अगर चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी अगर बल नहीं लगा रहा होता तो वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने के बदले वो इस तरह से कहीं और चला जाता। तो पृथ्वी भी लगातार इस चंद्रमा पर अपने सेंटर की ओर, अपने केंद्र की ओर, जहाँ उसका केंद्र उस पर उस ओर बल लगा रहा है ना, हर एक पॉइंट पर। ये जो घूम रहा है हर एक पॉइंट पर, वृत्त के हर एक पॉइंट पर जिस पथ पर घूम रहा है उस पर केंद्र की ओर एक बल लगा रहा है। इसी बल के कारण जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो इस प्रकार इस उदाहरण से उन्होंने समझाया कि पृथ्वी सिर्फ उस एप्पल को, उस सेब को ही अपनी ओर नहीं खींचती है, बल्कि पृथ्वी हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने इस चीज का आंसर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस चीज का उत्तर दिया तो उसके मन में, न्यूटन सर के मन में और एक क्वेश्चन आ गया। वो क्वेश्चन है कि क्या पृथ्वी ही हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या फिर दूसरे चीजें भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि सभी चीजें किसी दूसरे चीजों पर बल लगाती है। ठीक है, आप इसको ध्यान से सोचिए। उन्होंने उसके मन में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया ना कि क्या पृथ्वी ही एप्पल को अपनी ओर खींचती है, या फिर एप्पल भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है, या फिर दुनिया की प्रत्येक चीज दूसरे चीजों के ऊपर बल लगाती है। मतलब आपका ये जो मोबाइल, आप जिस चीज़ को देख रहे हैं आप अभी इस वीडियो को, वो आप पर बल लगा रहा है, आप उस पर बल लगा रहे हैं। आपका सामने कोई टेबल रखा तो वो टेबल आपके ऊपर बल लगा रहा है, आप उसके ऊपर बल लगा, मतलब दुनिया का हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, मतलब कुछ भी हो सकता है। वे ऐसा सोच रहे हैं, उसके मन में ये विचार आया। जैसे कि एक्चुअली उसका क्वेश्चन, न्यूटन सर का ये क्वेश्चन था ना कि जैसे ये एप्पल गिर रहा है तो ये पृथ्वी इस पर एक बल लगा रही है नीचे की ओर, अपने धरातल की ओर, तो ये पृथ्वी के ऊपर आके
टकरा जा रहा है, ठीक है ना, पृथ्वी पे आके थम जा रहा है ये। तो क्या ये पृथ्वी ही सिर्फ इस पर बल लगा रही है एप्पल पर, या फिर एप्पल भी पृथ्वी पर बल लगा रहा है? न्यूटन का ये क्वेश्चन था, ठीक है। वे ये मतलब पूछना चाहते थे कि क्या पृथ्वी सिर्फ बल लगा रहा है या फिर दूसरे वस्तु या फिर जो सेब है वो भी बल लगा रहा है। तो अपने एक्सपेरिमेंट इस चीज़ पे उन्होंने बहुत सारा शोध किया, एक्सपेरिमेंट किया, और अंततः उन्होंने पाया कि हाँ, पृथ्वी ही नहीं बल्कि ये एप्पल भी पृथ्वी के ऊपर एक बल लगा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या पाया, देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया क्या कि पृथ्वी कि और ये एप्पल क्यों गिर रहा है। तो उसका उन्होंने आंसर पाया कि हाँ, पृथ्वी एक आकर्षण बल इसको लगा रही है, इसलिए वो नीचे की आ रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पृथ्वी ही सिर्फ आकर्षण बल, मतलब पृथ्वी क्या सिर्फ एप्पल के ऊपर ही बल लगाती है या फिर सभी चीज़ों के ऊपर? तो उन्होंने पाया सभी चीज़ों के ऊपर पृथ्वी बल लगाती है। फिर उन्होंने सोचा कि सभी चीज़ों के ऊपर पृथ्वी सिर्फ बल लगाती है या फिर बाकी चीज़ें भी एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है, मतलब क्या सेब भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होगा? तो उन्होंने इस पर भी एक्सपेरिमेंट किया, शोध किया, और पाया हाँ, जो एप्पल है, जो सेब है, वो भी पृथ्वी को खींच रहा होगा। तो इसका आंसर उन्होंने इस प्रकार पाया। लेकिन इसको आंसर पाते उन्होंने फिर से सोचा, उसके मन में और एक क्वेश्चन आ गया। देखिए, न्यूटन सर के मन में लगातार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था कि अगर पृथ्वी, जैसे पृथ्वी एप्पल को अपनी ओर खींच रहा है तो उसकी ओर गतिशील हो रहा है, तो क्या एप्पल अगर पृथ्वी को खींच रहा है तो एप्पल की ओर पृथ्वी क्यों नहीं गतिशील हो रहा है? मतलब एप्पल से जा करके पृथ्वी भिड़ क्यों नहीं जा रहा है, टकरा क्यों नहीं जा रहा है? इस चीज़ को उन्होंने सोचा। तो इस चीज़ का उत्तर उसको, न्यूटन साहब को, उसका ही मतलब गति के नियम से मिलता है, ठीक है ना। इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा, गति के कुछ नियम के बारे में पढ़ा आपने, तो उसी नियम के द्वारा ही न्यूटन को उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि हाँ, क्यों मतलब पृथ्वी सेब की ओर आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, सेब की ओर त्वरित क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए, न्यूटन का तृतीय गति नियम और द्वितीय गति नियम, इसके द्वारा उनको उत्तर मिला। तो उनका द्वितीय गति नियम और तृतीय गति नियम तो क्या था, आपको याद होना चाहिए। न्यूटन के तृतीय गति नियम से उन्होंने बताया था प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह दोनों विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है, ठीक है। और न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या था, दूसरा गति नियम था कि गति के नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिल जाती है, ठीक है ना। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा उस वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। मतलब न्यूटन के द्वितीय गति नियम से अगर किसी वस्तु पर बल लग रही है तो उस बल को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसके द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान और उस पर उत्पन्न होने वाले त्वरण के गुणनफल के द्वारा, ठीक है ना। मतलब F बराबर m है, यहाँ m क्या है, द्रव्यमान है, और ये त्वरण है, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने अपना द्वितीय गति नियम से ये चीज़ को बताया था। तो इस प्रकार द्वितीय गति नियम में उन्होंने बताया था कि जो बल है, अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है उसको निकालना है तो उसके द्रव्यमान और उस पर उत्पन्न होने वाले त्वरण को गुणा करने से गुणनफल जो है वो बल का मात्रा को देता है, ठीक है। तो इस चीज़ में हमने ये भी देखा था कि अगर इस केस में अगर जो बल है, लगने वाला जो बल है, अगर बल स्थिर है मतलब बल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बल अगर स्थिर है, कांस्टेंट है बल, जैसे कि पृथ्वी जो है सेब की ओर बल लगा रहा है और सेब भी पृथ्वी की ओर बल लगा रहा है, तो ये बल जो है सेम है, ठीक है ना, स्थिर है, मतलब वो चेंज नहीं होता। तो इस स्थिति में हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि जो त्वरण होगा वो व्युत्क्रम अनुपाती होता है द्रव्यमान के, ठीक है। व्युत्क्रम करुमानुपाती मतलब आपको पता होगा, व्युत्क्रम करुमानुपाती मतलब होता है ना कि एक चीज़ को आप बढ़ाइएगा, मान लीजिए त्वरण को बढ़ाइएगा तो द्रव्यमान को घट जाएगा, अगर इसको बढ़ाना है तो इसको घटाना होगा, और इसको घटाइएगा तो ये बढ़ जाएगा। मतलब एक को घटाने से दूसरा बढ़ेगा, दूसरा को बढ़ाने से पहला घटेगा, ये होता है किसका मतलब, व्युत्क्रम करुमानुपाती। मतलब मैंने ये चीज़ बताया पहले भी, है ना, बल तथा गति के नियम चैप्टर में। तो अगर बल अगर स्थिर है तो क्या होता है, मैंने बताया आपको कि त्वरण जो है वो व्युत्क्रम करुमानुपाती हो जाता है द्रव्यमान के, ठीक है। साथ ही साथ न्यूटन के तृतीय गति नियम से उन्होंने बताया कि अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है, अगर किसी वस्तु पर क्रिया हो रहा है तो उसका प्रतिक्रिया, देखिए, क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे एक किताब है, एक किताब के ऊपर आप अगर बल लगा रहे हैं, आप किताब को इधर धकेल रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अगर इस किताब को इधर धकेल रहे हैं तो ये किताब भी आपको उतने ही बल से इधर की ओर धकेल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस किताब को आप 5 न्यूटन की मदद से आप इधर धकेल रहे हैं, ठीक है ना, 5 न्यूटन बल लगा करके आप इधर ठेल रहे हैं, तो जिसे आप इसको इधर धकेल रहे हैं तो ये किताब आगे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये किताब भी आपके विपरीत दिशा में, मतलब आप जिस पर बल लगा रहे हैं आपके बल की दिशा क्या है, इधर, तो ये किताब भी आपका विपरीत दिशा में
5 न्यूटन का बल लगा रहा होगा। ठीक है, ऐसा न्यूटन का तृतीय गति नियम से हम लोग पाते हैं। मतलब प्रत्येक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वो एक समान होती है, दोनों का मतलब परिमाण समान होता है। जैसे मान लीजिए आप एक दीवार है, ठीक है ना, एक दीवार पर अगर आप जोर से एक पंच मारते हैं तो आप जितनी जोर पंच मारेगा आपको उतना ही जोर लगेगा, है ना। तो ये भी न्यूटन का तृतीय गति नियम से है। आपका अगर जितना जोर इस पर आप पंच मारिएगा, जितना जोर मुक्का मारिएगा तो आपको उतना ही जोर लगेगा, क्योंकि प्रत्येक क्रिया का विपरीत और समान प्रतिक्रिया होता है। तो आप जितना जो इसको बल लगाए तो ये भी आपके ऊपर बल लगाए तो आपको चोट पहुंचेगी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए उन्होंने बताया कि क्योंकि देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी वो बल लगा रहा है, मान लीजिए पृथ्वी एफ बल लगा रहा है, एफ बल लगा रहा है सेब के ऊपर, ठीक है ना, सेब के ऊपर पृथ्वी एफ बल लगा रहा है, तो सेब भी पृथ्वी के ऊपर एफ बल लगा रहा होगा न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार। क्योंकि तृतीय गति नियम में उन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगा रही है और वो विपरीत दिशा में होती है। मतलब प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अगर पृथ्वी सेब पर बल लगा रही है तो सेब भी पृथ्वी के ऊपर बल लगा रही है, और कितने बल, वही सेम एफ बल लगा रही है पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, लेकिन उनका दिशा अलग अलग है। पृथ्वी इसको नीचे की ओर खींच रही है तो ये जो सेब होगा वो उसको पृथ्वी को ऊपर की ओर खींच रहा होगा, ऐसा न्यूटन सर बताते हैं। तो इस पे ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि हाँ पृथ्वी ही नहीं बल्कि प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को खींचती है। तो इस स्थिति में हम लोग ये देखते हैं कि अगर सेब जो है वो पृथ्वी के ऊपर बल लगा रहे तो पृथ्वी उसकी ओर त्वरित क्यों नहीं हो रही, मतलब पृथ्वी उसकी ओर जाके चिपक क्यों नहीं जा रहा है उससे। तो इस चीज़ का आंसर उसको यहाँ से मिलता है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से। न्यूटन के द्वितीय गति नियम में हमने क्या देखा कि अगर किसी चीज़ का द्रव्यमान बढ़ेगा, अगर किसी चीज़ पे समान बल लग रहा है, ठीक है ना, समान बल लगना जरूरी है। अगर किसी चीज़ पे समान बल लग रहा है तो अगर उसका द्रव्यमान उसका अगर त्वरण को आपको बढ़ाना है तो द्रव्यमान को आपको कम करना होगा। अगर द्रव्यमान आप कम करिएगा तो त्वरण बढ़ेगा, और त्वरण अगर कम करना है तो द्रव्यमान को बढ़ाना होगा। ठीक है, इस चीज़ को चलिए एक उदाहरण से समझते हैं, हालांकि मैंने ये पहले बताया। देखिए एक मोटा सा हाथी जैसा लड़का है, ठीक है ना, और एक पतला लड़का है। दोनों को हम लोग साइकिल पे बैठा देते हैं, इसको अलग साइकिल में बैठा देते हैं, इसको अलग एक साइकिल में बैठा देते हैं, और दोनों पे हम लोग 10-10 न्यूटन का बल लगाते हैं। आप इसको धकेल रहे 10 न्यूटन से, और इस पतले बच्चे को भी आप, मोटे लड़के और पतले लड़के दोनों को 10-10 न्यूटन का बल से ढकेल रहे। तो बताइए कौन ज़्यादा स्पीड में, कौन ज़्यादा मात्रा में मतलब त्वरित होगा। ऑब्वियसली ये पतला लड़का है वो ज़्यादा स्पीड चलेगा, और मोटा लड़का थोड़ा बहुत चलेगा, हल्का फुल्का। क्यों? क्योंकि ये मोटा लड़का है, इसका जो है द्रव्यमान ज़्यादा है। तो हमने देखा कि अगर द्रव्यमान ज़्यादा होता है, मतलब ये नीचे वाला चीज़ अगर द्रव्यमान ज़्यादा है, क्योंकि त्वरण क्या होता है, वो द्रव्यमान का व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो व्युत्क्रम अनुपाती है, मतलब कि अगर मतलब द्रव्यमान अगर ज़्यादा है तो त्वरण कम होगा, और त्वरण अगर ज़्यादा हो रहा है तो द्रव्यमान कम होगा। तो देखिए इस बच्चे के केस में, ये पतला बच्चा, आप इस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और इस पर भी 10। देखिए बल यहाँ क्या है, बल स्थिर है, मैंने बताया ना बल स्थिर है। तो बल स्थिर है तो आप इस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो ये तो ठीक 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं आप इस पर, तो इसका मास तो कम है, इसका द्रव्यमान कम है, इसीलिए ये ज़्यादा त्वरित होगा, ये ज़्यादा त्वरित होगा, और इसका द्रव्यमान कम है। लेकिन जो मोटा लड़का है इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो आपको इस पर बल भी ज़्यादा लगाना होगा, अगर आप उतना ही बल लगाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का भी द्रव्यमान जो है वो इस एप्पल की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा है ना के बराबर है। मतलब पृथ्वी का इतना ज़्यादा द्रव्यमान है इस एप्पल के सामने कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है ना, ये पृथ्वी कितना बड़ा है, एप्पल इतना छोटा। तो हाँ, ये एप्पल भी पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, और पृथ्वी उसकी ओर भी बढ़ रही है। लेकिन चूंकि देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो ज़्यादा है और एप्पल का द्रव्यमान जो है वो कम है, तो एप्पल का द्रव्यमान कम है, क्योंकि ये कम है इसलिए वो त्वरण ज़्यादा होगा, है ना। देखिए जब द्रव्यमान कम होता है तो त्वरण ज़्यादा होता है, और जब त्वरण ज़्यादा होता है तो द्रव्यमान कम होता है। ठीक है ना, तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो बहुत ज़्यादा है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो जब हम लोग पृथ्वी का द्रव्यमान को कंपेयर करते हैं तो इसलिए पृथ्वी को हम लोग नहीं पाते हैं मतलब एप्पल की ओर गतिशील। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। देखिए इसको ध्यान से समझिए और एक बार इस चीज़ को, बस मतलब ये मोटा लड़का और पतला लड़का वाला एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिए कि अगर कोई वस्तु ज़्यादा मतलब द्रव्यमान ज़्यादा है तो हमको उस पर ज़्यादा बल लगाना होगा। अगर हम लोग दो वस्तु, एक का द्रव्यमान ज़्यादा है एक का द्रव्यमान कम है, अगर दोनों में हम लोग समान बल लगाते हैं तो जो जिसका द्रव्यमान कम होगा वो ज़्यादा त्वरित होगा, मतलब ज़्यादा उसमें त्वरण होगा, मतलब ज़्यादा वो चलेगा, और जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है वो कम चलेगा। तो उसी प्रकार पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग एप्पल की ओर गतिशील होते हुए नहीं पाते हैं, जबकि एप्पल पृथ्वी की ओर
गतिशील होती है। तो इस प्रकार न्यूटन को उसका इस क्वेश्चन का भी उत्तर मिल जाता है। तो ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि एप्पल का जब द्रव्यमान ज़्यादा है ना, एप्पल का द्रव्यमान कम है, इसीलिए उसका त्वरण ज़्यादा हो रहा है, और पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा है, इसीलिए पृथ्वी गतिशील नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। और इस चीज़ को याद रखने के लिए हमेशा वो मोटा लड़का और पतला लड़का वाला एग्जांपल याद रखिए कि मोटा रहने से ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। अगर दोनों में सेम सेम बल लगाएंगे तो एक ज़्यादा गतिशील होगा, एक कम, है ना। इसीलिए पृथ्वी को हम लोग सेब की ओर गतिशील होते हुए नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं आपको इस चीज़ को समझाने में शायद सक्षम हुआ हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछिएगा ज़रूर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो इस प्रकार न्यूटन ने अपना अंततः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हाँ, प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है और वो बल का परिमाण हमेशा समान होता है। और हम लोग कभी कभी एक वस्तु को गतिशील पाते हैं और एक को नहीं पाते हैं, क्योंकि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसको हम लोग गतिशील नहीं पाते हैं, और जिसका द्रव्यमान कम होता है वो गतिशील होता है, मतलब वो त्वरण होता है उसमें। ठीक है, उन्होंने ये पाया। सबसे पहले तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था कि एप्पल पृथ्वी की ओर क्यों गिरता है। तो उन्होंने पाया कि पृथ्वी एप्पल की ओर, मतलब एप्पल पर एक आकर्षण बल लगाती है केंद्र की ओर। ठीक है ना। फिर उन्होंने पूछा कि क्या पृथ्वी सिर्फ एप्पल को ही खींचता है। नहीं, पृथ्वी हर चीज़ को खींचता है, उन्होंने ऐसा पाया। तो हर चीज़ को अगर पृथ्वी खींचता है तो पृथ्वी भी उसकी ओर क्यों नहीं बढ़ता है। तो इस चीज़ का भी आंसर हमने अभी देखा कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो उतना कम त्वरित होगा। फिर हमने देखा है कि अगर पृथ्वी हर चीज़ पर बल लगा रहा है तो वो चंद्रमा आकर पृथ्वी से टकरा क्यों नहीं जाता है। तो इस पर भी हमने देखा कि पृथ्वी जो है चंद्रमा पर बल लगा रही है, उस बल को वो अभिकेंद्रीय बल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो उसके चक्कर काटने में इस्तेमाल कर रहा है। अगर पृथ्वी मान लीजिए चंद्रमा पर बल नहीं लगा रहा होता तो वो उसके चारों ओर घूमने के बदले कहीं दूर चला जाता। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने अंत में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हुए, अंत में शोध करते हुए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को प्रतिपादन किया, मतलब दुनिया के सामने रखा न्यूटन साहब ने। ठीक है ना। तो इस प्रकार एक एप्पल के गिरने से लेकर के सारा कहानी शुरू होता है और हमें गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम मिलता है। ठीक है ना, न्यूटन सर के द्वारा। तो इस प्रकार न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की मदद से हम लोग काफ़ी चीज़ों को व्याख्या कर सकते हैं। सूर्य के चारों जितने भी ग्रह हैं उनका घूमना, इसको भी हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से व्याख्या कर सकते हैं कि वे जो जो जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सूर्य के चारों ओर क्यों चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि केवल चंद्रमा ही पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूम रहा, बल्कि चंद्रमा सहित पृथ्वी और बाकी सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और ये भी क्यों चक्कर लगा रही है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसके कारण ये पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह हैं सभी सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, क्योंकि सूर्य के कारण सभी ग्रहों के ऊपर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। अभिकेंद्रीय बल वाला एग्जांपल याद रखिए, जो एक धागा को हम लोग हाथों से घुमाते हैं तो वो क्यों नहीं बाहर चल जाता, क्योंकि हम लोग लगातार हर एक पॉइंट पर उस पर बल लगा रहे हैं। तो उसी प्रकार सूरज भी सभी ग्रहों के ऊपर लगातार बल लगा रहा है, जिसके कारण वे वृत्तीय पथ पर या फिर कहीं अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल ही है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इसको, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप इसी प्रकार 9th क्लास के विज्ञान विषय का जितने भी टॉपिक है उसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।